हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रहनुमा और आज हम एंशियंट इंडिया का पहला पार्ट कवर करेंगे, यानी कि हम करेंगे स्टोन एज, पाषाण काल, वो काल जो पूरा पत्थरों के आधार पर तय किया गया है। ठीक, तो पहली चीज़ हम इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इसका पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। दूसरा भाग है इसका मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज। तीसरा भाग है नव पाषाण काल यानी कि न्योलिथिक एज। इन तीनों काल के आधार पर, इन तीनों स्टेज के आधार पर पूरा पाषाण काल को निर्धारित किया गया है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साक्ष्य कौन से हैं, सोर्सेस कौन से हैं जिसके आधार पर पाषाण काल को निर्धारित किया गया है। यानी कि लिखित साक्ष्य हैं या फिर अलिखित साक्ष्य हैं, या लिखित या अलिखित, रिटर्न या नॉन रिटर्न, कैसे सोर्सेज है जिसके आधार पर पाषाण काल को निर्धारित किया गया है। ठीक, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट की तरफ कि भाई किस तरीके से पाषाण काल को निर्धारित किया गया। सो नेक्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक। ठीक, प्री हिस्टोरिक का मतलब होता क्या है? वो काल जिसमें हमें लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसे काल के अंदर पूरे स्टोन एज को रखा गया है, क्योंकि औजारों के माध्यम से ही इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक, तो होप सो आप इसको समझ गए होंगे। यानी कि इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। जैसे कि 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को। ठीक, यानी कि शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, हिस्ट्री को 3 भाग के अंदर डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, दूसरा है आपका प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, तीसरा है हिस्ट्री। ये 3 भाग हैं इसके। यानी कि प्री हिस्टोरिक के अंदर आपको रिटन एविडेंस नहीं मिलेंगे, ओके, और प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर आपको लिखित एविडेंस मिलेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, और इस लिपि के अंदर हमने ये देखा है कि हम इसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक, तो ऐसी ही जो सभ्यता हैं वो प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर आती हैं, क्योंकि साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। और इतिहास के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि कॉइन्स हो गए, ठीक है, सो कॉइन्स हो गए, ठीक, इसके बाद आपके इंस्क्रिप्शन हो गए, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख हो गए, एंड आपकी मॉन्यूमेंट्स हो गए, ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, ठीक, आपकी पॉटरी हो गई, पॉटरी मेकिंग जो चीज़ें हैं, ठीक, इसके अलावा स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, ये जो हैं ये इतिहास के अंदर आते हैं। यानी कि लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, लिटरेचर और ये सब चीज़ पढ़ी जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट की तरफ अब हम मूव करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इनका काल निर्धारण पत्थरों के आधार पर ही किया गया है, और ये कैसे इतिहास के अंदर आता है, जो लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि रिटर्न एविडेंस आपको नहीं मिलते हैं। ओके, तो डन। प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु पल्लवरम में सबसे पहला औजार खोजा। तो पल्लवरम तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, वहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहला औजार खोजा। क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पर पहला औजार खोजा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी ये बन जाती है कि प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि प्री हिस्टोरिक जहाँ पर रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं उनकी खोज किसने करी, या उसका फाउंडर कौन था। ठीक, तो फाउंडर का नाम पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि भाई हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें ध्यान कौन रखता है, तो आपका ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग है, डिपार्टमेंट जो है, इसी के माध्यम से सारी चीज़ें देख रेख की जाती है, सारी चीज़ों की, इतिहास के मॉन्यूमेंट, सब चीज़ इसका संरक्षण ASI ही करता है। ठीक, तो फाइनली एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व ASI विभाग का जनक कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। यानी प्री हिस्टोरिक का फाउंडर किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। एंड आपका पुरातत्व विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं।
कि नेक्स्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रख लिया कि प्री हिस्टोरिक क्या है, हमने ये समझ लिया अच्छे से प्री हिस्टोरिक क्या है। इसके बाद हमने ये समझ लिया कि पल्लवरम में तमिलनाडु में पहला औजार खोजा गया, किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा। तीसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि भारत में ये भी समझ लिया हमने कि इसका फाउंडर कौन था प्री हिस्टोरिक का, और हमने ये भी समझ लिया एएसआई का फाउंडर कौन था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं, हम पढ़ रहे थे स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर आपको कैटेगराइजेशन जो किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको एक एक करके डीप अच्छे से हम पढ़ लेते हैं उसको, ताकि आपको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो पूरा पाषाण काल को 3 भाग के अंदर डिवाइड किया गया है। आपका पहला भाग कौन सा है, पुरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है निम्न पुरा पाषाण काल। ये 3 भागों में पुरा पाषाण काल की फर्स्ट स्टेज को डिवाइड किया गया है। अल्टीमेट इन तीनों का कालक्रम कितना बताया गया, समय कितना बताया गया, 25 लाख BCE से 10,000 BCE, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता है, क्योंकि कई सारी बुक्स में इसका काल निर्धारण थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, फिक्स नहीं है। सो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, लक्षण कैसे थे इसके, लक्षण का मतलब सिम्टम्स कैसे थे, कैसे ये लोग थे। आखेटक थे, देती हूँ। आखेटक का मतलब होता है जो शिकारी होते हैं, जो हंटिंग करते हैं, ठीक है, वो माने जाते हैं आखेटक। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है जो खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, यानी कि गैदरिंग करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। एंड आग का प्रयोग, आग का ज्ञान हो गया था, यानी कि ये आग से परिचित हो गए थे, फायर से परिचित हो गए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उपयोग, यूज़ में नहीं करना जानते थे। जान गए थे ये चीज़ें कि भाई आग जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन यूज़ में करना नहीं जानते थे। इसके अलावा आपको इसके लक्षण याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड औजार, वेपन्स कैसे थे, किस मटेरियल के बने हुए थे वो आपने याद रखना है। स्फटिक एंड क्वार्ट्जाइट से बने हुए थे, ये इस मटेरियल के बने हुए थे, ये मटेरियल इन्होंने ये लगाया हुआ था। एंड शल्क और ब्लेड तरीके के ये ब्लेड नुमा जो है ना ये बने हुए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि शल्क और ब्लेड के होते थे ये। कल्चर कैसा था, मतलब क्या कैसी संस्कृतियाँ थी वो हम देख लेते हैं। तो 2 संस्कृतियाँ महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मद्रास संस्कृति एंड सोहन नदी घाटी संस्कृति, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके के औजार आपको मिले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मद्रास में आपको हैंडेक्स, ठीक है, मद्रास के अंदर आपको हैंडेक्स नुमा औजार मिले हैं, ठीक। तो मद्रास में हैंडेक्स लाइक इस तरीके से, ठीक है, इतना रफ नहीं हो, इतना फाइन नहीं होगा, बट इस तरीके से पकड़ के इसको काट सकते थे वो, ठीक है। हस्त कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी नुमा थे। गंडासा इस तरीके के थे, काट सकते थे, ठीक है। सोहन नदी घाटी ये कहाँ पे पड़ती है, आपकी पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, ठीक है, पाकिस्तान। और यहाँ पर कैसे मिले हैं आपको औजार, ये आपको याद रखना है। चॉपर, चॉपिंग, जैसे किसी की हम जैसे कभी कोई वेजिटेबल वगैरह होती है उसको चॉप करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, चॉपर, चॉपिंग, एकदम धारदार। चॉपर, चॉपिंग कहाँ से मिला है, क्वेश्चन पूछा गया था सोहन नदी घाटी से, ठीक है। पैबुल इसी के अंदर है। तो पैबुल एक बड़े बड़े पत्थर नुमा होते थे, ठीक है, तो वो टूट कर आपस में टूट जाते थे वो, ठीक है। तो वो एक तरफ से चिकने होते थे। एंड जो है ना, जैसे कि ये समझ लो एक पत्थर है और यहाँ से मतलब एक बड़ा सा पत्थर है और ये टूट गया किसी वजह से, पहाड़ से गिर के या कैसे भी किसी रीज़न से टूट गया, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ एकदम फाइनेस्ट रहेगा और एक तरफ बहुत खुरदुरा रहेगा, बड़े बड़े होते थे ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए। अब हम इसके आ जाते हैं स्थान, ठीक। तो स्थान क्या है, ये इसी के अंदर है, थोड़ा इधर आ गया है, आप ध्यान रखें। तो अतीरपक्कम तमिलनाडु में पहला कहाँ खोजा गया था औजार आपका खोजा गया था आपका पल्लवरम तमिलनाडु में। पहला आपका किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा, किंग के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है। हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ क्या है, हथनौरा, ठीक है। हथनौरा कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है, नर्मदा घाटी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है उसके आसपास का एरिया उसको घाटी बोलेंगे, ठीक है। MP के अंदर है ये हथनौरा। यहाँ पर मानव की खोपड़ी और कंकाल का पहला सोर्स मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि भाई कहाँ से प्राचीन कालीन मानव की खोपड़ी मिली है, तो हथनौरा यानी कि MP के अंदर पड़ता है। लाइक अगर हमारे सर पे या किसी के भी सर पे हथौड़ा पड़ जाए तो वो खोपड़ी निकल ही जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मारा हथौड़ा निकली खोपड़ी, तो ऐसे याद रखना है हथनौरा, ठीक है। तो एंड
कंकाल का पहला साक्ष्य मिला। गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं समझा रही हूँ ये सिर्फ समझने के लिए ही मैंने इसका इस्तेमाल किया है ताकि आपको याद रहे। तीसरी तरफ हम बढ़ते हैं भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी में कहाँ पड़ती हैं आपकी? भोपाल में पड़ती हैं। और भोपाल में कहाँ पड़ती हैं? अब्दुल्ला रायगंज के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, तो ये किस लिए फेमस है, किस लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जो हम पूरा पाषाण काल के अंदर इन गुफाओं का जिक्र कर रहे हैं, इन गुफाओं के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी चित्रकारी यानी कि पेंटिंग्स के लिए सबसे पुराना साक्ष्य है, सबसे पुराना सोर्सेज है। साक्ष्य का मतलब सोर्सेज होता है, सबूत होता है। तो प्राचीनतम साक्ष्य है, यहीं से मिला है। सबसे पुराना चित्रकारी का जो एविडेंस मिला है वो आपको भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। आप ज़रा ये सोचिए कि कितना पुराना है, कि भाई कितने पुराने समय से मानव जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चित्रकारियों के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि किस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इंटरेस्ट जिस चीज़ का होता है, आसपास की जो चीज़ें घटित होती हैं यथार्थ रूप में, वही हम पेंटिंग के जरिए उतारते हैं उसे। ठीक है, पेंटिंग के माध्यम से उसे बनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं में ना सिर्फ प्राचीनतम साक्ष्य मिला है पेंटिंग का, बल्कि तीनों काल कौन से भाई? तीनों काल हैं आपके पूरा पैलियोलिथिक, सेकंड काल है आपका मीजोलिथिक, थर्ड है न्योलिथिक। तीनों काल की चित्रकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक काल का नहीं मिलता है, पूरे स्टोन एज का समझिए आप कि पूरे स्टोन एज की पेंटिंग मिलती है। तो इसी वजह से क्या किया है यूनेस्को, ठीक है, तो ये इसने विश्व धरोहर यानी कि विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर दिया कि विश्व की एक क्या है, विरासत है, धरोहर है, इसे सही से संजो के रखना चाहिए। इस लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया। इस वजह से भीमबेटका की गुफा इतनी इंपॉर्टेंट है। होप सो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक, यूपी के अंदर पड़ता है मिर्ज़ापुर सीरीज़। आप लोगों ने सभी ने मे भी शायद नाम सुना हो, मिर्ज़ापुर सीरीज़ का फेमस सीरीज़ है, क्योंकि सभी लोगों ने रेटिंग काफ़ी बढ़ाई है देख के इसकी। एंड मिर्ज़ापुर अपने आप में जो वहाँ पे यथार्थ रूप में चीज़ें घटित होती हैं उन सबको दिखाया गया है। ठीक है, वो सीरीज़ के माध्यम से दिखाया गया है मिर्ज़ापुर, तो इसीलिए आपको ऐसे याद रहे। मिर्ज़ापुर सीरीज़ नाम लेने का कोई इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, ना ही मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, बल्कि मिर्ज़ापुर इसलिए मैंने लिया है ये नाम ताकि आप अच्छे से इसको याद रख पाएँ, भूलें ना। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज के अंदर मिर्ज़ापुर वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आपके पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल तीनों के औजार मिले। जिस तरीके से भीमबेटका में तीनों काल की चित्रकारी मिली है, उसी तरीके से तीनों काल के औजार आपको मिलते हैं मिर्ज़ापुर के अंदर। ठीक है, नदी घाटी मिर्ज़ापुर में क्या मिला है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डियां। हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है, स्केलेटन किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ, बोन्स से बना हुआ, उसी को अस्थि कहते हैं। ठीक है, तो निर्मित यानी कि अस्थियों के, हड्डियों के द्वारा निर्मित की गई है मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई कहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर मैंने आपको कैसे याद रखने के लिए कहा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल कंप्लीट होता है। तो अब आ जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल किस लिए जाना जाता है? देखो, पैलियोलिथिक एज जो है रफ टूल्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, बड़े बड़े टूल्स थे, बड़े बड़े मतलब थोड़े बस अपने हिसाब से उन्होंने इसको डेवलप कर लिया था, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर ली थी। इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हुए थे, इतना ज़्यादा चिंतनशील नहीं हुए थे कि वो चीज़ों को समझ सकें। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें सीखी। ठीक है, तो रफ टूल्स थे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए फेमस है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक का मतलब होता है सूक्ष्म पाषाण काल। ठीक है, सूक्ष्म औजार। ठीक है, तो सूक्ष्म औजार का मतलब क्या है? सूक्ष्म औजार का मतलब क्या है आपका? यही कि भैया सूक्ष्म छोटे छोटे टूल्स मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे, अभी तक बड़े बड़े थे, पेबल जैसे थे, अभी छोटे छोटे मिलना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट की तरफ अब हम मध्य पाषाण काल हम समझ गए कि इसमें काल निर्धारण किसके आधार पर किया गया है? माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पाषाण काल के आधार पर, यानी कि इस समय पत्थर के छोटे छोटे औजार मिलने लग गए थे। इस आधार पर मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, साइट देख लेते हैं, साइट से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हमारा मोटिव यही है कि भाई क्वेश्चन आने चाहिए, आपको आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कि भाई
1867 में सी कार्लाइल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सी कार्लाइल, ठीक है, ये है सी कार्लाइल, ठीक है, इसने खोजा है मध्य पाषाण काल के अंदर, सी कार्लाइल ने खोजा है, ठीक है। तो समय क्या है हमने उसका देखा, उससे पहले हमने देख लिया था 10,000 BC तक था, और ये 10,000 से 4,000 BC के बीच में है। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये भी जानना जरूरी है। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले इसके लक्षण जो हो रहे थे, पाषाण काल के लक्षण जो थे, पाषाण काल के अंदर पैलियोलिथिक के लक्षण क्या थे कि भाई हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री जैसा कोई काम नहीं था, यानी कि पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, ठीक है, बल्कि हंटिंग गैदरिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहे थे, ठीक है। तो पशुपालन ऐड हो गया है इसके अंदर, नई चीज़ें। तो सबसे पहले कुत्ता जो है का मध्य पाषाण काल के अंदर पाला गया है, यानी कि कुत्ते का पालन कब शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल के अंदर, ठीक है। औजार कैसे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइक्रोलिथिक औजार हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्थल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बागौर, ठीक है, बागौर है राजस्थान के अंदर पड़ता है, और आजमगढ़ ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। 5000 BC में आपको पशुपालन का पहला साक्ष्य इसी स्थान पे मिला है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कुत्ता सबसे पहले पाला गया है, लेकिन इसमें बता दें कि पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य यहीं मिला है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ जाए, बागौर आजमगढ़ भी रहे और बागौर भी रहे, तो आपको टिक कौन सा करना है, बागौर टिक करना है, ना कि आजमगढ़। अगर बागौर नहीं रहता है और आजमगढ़ रहता है ऑप्शंस के अंदर, तो आपको आजमगढ़ टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम बागौर को देंगे, यहीं पर सबसे पहले आपको पशुपालन का पहला एविडेंस मिलता है, यहीं पर 5000 BC में। लेखैया भी मध्य पाषाण काल की इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। तो सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ से मिले, यानी कि स्केलेटन, लॉट्स ऑफ नंबर में स्केलेटन आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक। मानव कंकाल मिलने का मतलब है कि मानव की एक्टिविटी होने लगी थी, तभी तो हमें इतने सारे कंकाल मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेखैया आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें भी हा है और इलाहाबाद में भी हा है, ठीक है। तो इलाहाबाद और लेखैया, ठीक है, लेखैया कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के अंदर पड़ता है, ओके। इसकी तरफ आ जाते हैं, चौपानी मांडो, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन मैं वही इंपॉर्टेंट साइट करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। चौपानी मांडो, ठीक है, चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला है, जैसे आपका लेखैया में सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, बागौर में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है, उसी तरीके से चौपानी मांडो में क्या मिला है, मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, यानी कि पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के सबसे पहले पुराने साक्ष्य यहीं से मिले। सराय नाहर राय यहाँ प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और युद्ध का पहला साक्ष्य, यानी कि मानव युद्ध करने लगा है, 4 नर कंकाल, स्तंभगढ़, ये चीज़ें मिली हैं, यानी कि आप समझेंगे कैसे, याद कैसे रखना, इससे क्वेश्चन आता है। तो युद्ध का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो शायद युद्ध लड़ते लड़ते 4 लोग मारे गए, तो इसलिए 4 नरकंकाल मिले। और स्तंभगढ़, यानी कि जब मर जाएंगे तो स्तंभगढ़, यानी कि एक स्तंभ का मतलब होता है कि पिलर, ठीक है, और पिलर क्या है, गड्ढे के अंदर है, ठीक है, तो उसी में दफना दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में पड़ता है, और युद्ध का पहला साक्ष्य यहीं पर मिला है, 4 नरकंकाल यहीं पर मिले हैं, एंड स्तंभगढ़ यहीं पे मिला है, ठीक है। मैंने रेलेवेंस बता दिया कैसे, ठीक। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, और 2 साइट्स और हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। आपका है मैदहा, प्रतापगढ़ के अंदर ये भी पड़ता है। 3 साइड हैं जो प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती हैं, एक आपकी पड़ती है ये, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि सराय नाहर राय, दूसरी पड़ती है मैदहा, तीसरी पड़ती है दमदमा, ठीक है। तीनों प्रतापगढ़ के अंदर यूपी के अंदर पड़ती हैं। तो मैदहा के अंदर क्या है, मृग श्रृंगी छल्ले मिले हैं, कि जो हिरण होता है उसके सींग के छल्ले आपको मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं, और स्त्री पुरुष युगल समाधान, यानी कि कपल्स एक साथ दफनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। जो साइड है वो है दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में पड़ती है। यहाँ पर तीन नर कंकाल मिले हैं, यानी कि मानव 3 स्केलेटन मिले हैं, किसके, मेल के। इसके अलावा 5 युगल समाधान, ठीक है, यानी कि 3-5 करते हैं ना, कुछ लोग ज़्यादा बात करने के आते होते 3-5 करते हैं, तो 3-5 यानी कि 3 आपके मिले हैं नर कंकाल, 5 मिले हैं आपको कपल्स मिले हैं, ठीक है, एक साथ दफनाए गए हैं, मेल फीमेल वो चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा आपको
उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी, मैधा के अंदर स्त्री पुरुष यानी एक ही समाधान मिला है। तो ये चीज़ें हो गई, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अक्सर जो है एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है, आपको याद रखना है। मैंने रिलेवेंस बता दी कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका जो है ना 10,000 से 1,000 के बीच में, ठीक है। तो ये इसका अल्टीमेट जो है एक रफ आइडिया दे दिया गया है। हालांकि कुछ बुक्स में अलग है, कुछ में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन इससे कभी भी रिलेशन या क्वेश्चंस नहीं पूछते कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपसे ऐसा मतलब वनडे एग्जाम्स में तो नहीं पूछेंगे अल्टीमेट, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो ये चीज़ हो गई। तो नियोलिथिक हम किसके लिए फेमस है? नियोलिथिक कृषि के लिए फेमस है, यानी कि पहली स्टेज में क्या होता है, हंटिंग गैदरिंग करना है। इसके अलावा सेकंड स्टेज यानी मध्य पाषाण में क्या होता है, हंटिंग गैदरिंग करने के साथ साथ आपकी पशुपालन भी करने लगा है। पशुपालन का पहला साक्ष्य बागौर में मिला है। तीसरी चीज यहाँ पर आप पशुपालन के साथ साथ वो खेती भी करने लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि देख रहे हैं आप मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है, और इन साइडों के माध्यम से हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट की तरफ अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण साइट्स कौन सी हैं, नवपाषाण काल लक्षण क्या है, नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई, एवरीथिंग हम पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। लक्षण देख लेते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं भाई कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो कृषि की शुरुआत में इसने क्या उगाया, ठीक है, खेती कैसे की, उसने जौ उगाया, गेहूं उगाया और चावल मक्का जैसी फसलें इसने उगाई, ठीक है। तो जौ और मक्का जो है वो कृषि की शुरुआत हुई, और हम यहाँ देख लेते हैं कि जौ गेहूं चावल मक्का जैसी फसल उगाई इसने। ऐसा माना जाता है कि जौ शायद धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, एंड खाद्यान्न यानी खाने के लिए फसल में गेहूं इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि आज भी बहुत सारी जो प्रथाएं हैं हिंदू रीति रिवाज के अंदर जौ का इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए किया जाता है। इस वजह से इतिहासकारों ने, विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने इन चीज़ का रेलेवेंस, जौ का रेलेवेंस जो है रिचुअलिस्टिक कामों के लिए बताया गया है, ठीक है। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, सेटल लाइफ की शुरुआत करेंगे, तो उससे खेती का एक माना जाता है। इससे पहले मध्य पाषाण काल पैलियोलिथिक में ये चीज़ें नहीं थी, स्थायी जीवन नहीं था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या लक्षण है, ठीक है। आग का जानकारी इनको निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग का यूज करना कब सीखे? न्योलिथिक एज में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए आप इसको। एंड कुंभकारी का ज्ञान हो गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार, व्हील मेकिंग से पॉटरी भी बनाने लगे। दबंग मूवी में देखा है कि वो सोनाक्षी सिन्हा पहिए को घुमाती है और फिर उस पर पॉटरी बनाती है, कि पहिए का आविष्कार हो चुका था। कुंभकारी का मतलब ये है कि पहिए पर गोल गोल घुमाकर पॉटरी बनाई जाती है, ठीक है। और पहिए का आविष्कार यानी कि अब सामान को ले जाने लाने के लिए बैलगाड़ी हैं, उनमें पहिए का इस्तेमाल हो गया था। उसके लिए शायद वो थोड़ी थोड़ी दूर के लिए सामान ले जाना और लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, ठीक है। औजार कैसे थे? स्लेट पत्थर के बने हुए थे। पाषाण काल के अंदर औजार कैसे थे भाई? क्वार्ट्जार्ट आपको स्फटिक के औजार थे, लेकिन यहाँ पर स्लेट पत्थर के औजार बने हुए हैं, ठीक है। ये स्थल इसके अंदर नहीं है, स्थल यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्थल है इसका मेहरगढ़। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, मेहरगढ़, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि 7,000 यानी कि 7,000 ईसा पूर्व में जो खोज की गई है, ऐसा माना जाता है कि 7,000 ईसा पूर्व के अंदर खेती के एविडेंस मिल गए थे, खेती होने लगी थी। कहाँ पर? मेहरगढ़ के अंदर, ठीक है। ये तो है भाई पुरानी साक्ष्यों के आधार पे कि खेती का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। लेकिन नई खोजों के अनुसार, ठीक है, खोज होती रहती है, ठीक है। तो लहुरा देव है, लहुरा देव, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, 8,000 ईसा पूर्व के अंदर कृषि के तो एविडेंस मिले थे और चावल भी उगाने लगे थे ये लोग, ठीक है। तो लहुरा देव, अगर पूछा जाए कि खेती के सबसे पहले एविडेंस कहाँ दिए गए, कहाँ मिले हैं, अगर उसमें ऑप्शन में मेहरगढ़ रहता है एंड लहुरा देव रहता है, ठीक है, तो आपको टिक कौन सा करना है? लहुरा देव टिक करना। पुरातत्वविदों ने जो नई खोजें की हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर 8,000 BC में आंसर सही जाता है लहुरा देव। जो भी मेहरगढ़ लगा कर आएगा ऑप्शन में, अगर लहुरा देव होते हुए, तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपकी कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा इलाहाबाद, इसमें भी हा है, इसमें भी हा है, तो ऐसे याद रख लेना। इलाहाबाद के अंदर ये 6,500 ईसा पूर्व पहले
चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आपको लगाना है कोल्डियावा, ठीक है। चिरांद आपका कहाँ है, बिहार, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, तो बिहार, तो इसमें क्या मिले, हड्डियों के साक्ष्य मिले। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेहरगढ़ से नियोलिथिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। कश्मीर के अंदर 2 और महत्वपूर्ण साइट्स हैं, एक है बुर्जहोम, दूसरा है गुफ्फर काल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गड्ढों वाले घर में कौन से स्थान पर मतलब साक्ष्य मिले, गड्ढों के घर में लोग रहते थे, कौन से स्थान पर साक्ष्य मिले, तो आपका आ जाता है बुर्जहोम, ठीक है। तो गड्ढों के अंदर ये मतलब गड्ढे बना के फिर घर बनाते थे एंड शिकार करते थे, मछली पालन करते थे। कब्र के अंदर कुत्ते को साथ में दफनाया गया था, मालिक के साथ, यानी उसका फेवरेट कुत्ता रहा होगा तो उसी को साथ दफना दिया, तो इसका एविडेंस मिला है। बुर्जहोम वेरी इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम का मीनिंग क्या होता है, जन्म स्थान। गुफर काल का अर्थ होता है गुफा, ठीक है। गुफर काल का अर्थ होता है गुफा, मतलब कुम्हार की गुफा, ठीक है। यानी कि कैसी गुफा, कुम्हार की गुफा। यहाँ पर कृषि के भी एविडेंस मिले, पशुपालन के भी एविडेंस मिले हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है, डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं एज वेल एज पॉसिबल कि मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड कोई भी अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तभी इसी तरीके की हिस्ट्री को ओवरऑल मतलब जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी तरीके की सीरीज़ में लेकर आऊँगी। होप सो मुझे समझ रहे होंगे आप। एंड रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।